हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा नहीं विश्वास है आप बहुत अच्छे से होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आज हम टॉप 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाली है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा ए है क्वाड्रिलिनियल। तो क्वाड्रिलिनियल मतलब क्या होता है, हैविंग 4 लाइंस, जिसमें 4 रेखाएं होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलिनियल। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, यानी सीधी रेखा की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है, रेक्टिलिनियल। तो रेक्टिलिनियल मतलब होता है मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा में चलता है उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑक्टोलिनियल। ऑक्टोलिनियल मतलब होता है 8 लाइन्स, जो 8 रेखाओं वाला होता है उसको हम ऑक्टोलिनियल बोलते हैं। जो 8 रेखाओं वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टोलिनियल बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा है ट्रैपिलिनियल। ट्रैपिलिनियल कोई वर्ड नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि व्हेन समथिंग मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियल। अब इसको हम रूट वर्ड से समझते हैं। रेक्टी, RECTI आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो रेक्टी मतलब क्या होता है, रेक्टी मतलब होता है स्ट्रेट। रेक्टी मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, यानी कि सीधा। उसके बाद एक वर्ड आपको मिला लीनियल, LINEA। लीनियल मतलब क्या होता है, रेखा, यानी कि सीधी रेखा। सीधी रेखा जिसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर। जैसे एग्जाम में सेंटेंस में जैसे कैसे होगा कि द ट्रेन मूव्स इन अ रेक्टिलिनियल डायरेक्शन, यानी कि ट्रेन क्या है, सीधी दिशा में चलती है। तो ध्यान दीजिएगा। सो रेक्टिलिनियर मीन्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, जो अपने जैसे लोगों या प्राणियों के साथ रहना पसंद करे उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या है, ग्रासीवरस। ग्रासीवरस मतलब होता है घास खाने वाला जानवर, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या है, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब होता है सोशल या ग्रुप लविंग, जो समूह प्रिय समाज में रहने वाला ही ग्रिगेरियस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी है ग्रिगेरियन। ग्रिगेरियन आपका एक गलत रूप से वर्ड है, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। ऑप्शन डी क्या है, ग्रामनीवोरस। ग्रामनीवोरस मतलब होता है ग्रास ईटिंग, यानी कि जो घास खाने वाला होता है उसको बोलते हैं ग्रामनीवोरस। ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था कि टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर्स ऑफ वंस काइंड, यानी जो अपने जैसे लोगों या प्राणियों के साथ रहना पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रिगेरियस, यानी कि समूह प्रिय, यानी कि सोशल। अब यहाँ भी हमको ट्रिक मिला, हमें रूट वर्ड मिला ग्रीक। ग्रीक मिला GREG, ध्यान दीजिए, ग्रीक GREG। तो ग्रीक मतलब क्या होता है, ग्रुप। ग्रुप मतलब आपका ग्रुप हो गया, यानी ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है, सोशल, यानी ग्रुप लविंग, समूह प्रिय मिलनसार, जिसको हम ग्रिगेरियस बोलते हैं। जैसे सेंटेंस से हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ह्यूमंस आर नेचुरली ग्रिगेरियस क्रिएचर्स। मनुष्य जो होता है क्या होता है, स्वभाव से समूह में रहने वाला प्राणी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग, यानी कि दयापूर्वक मृत्यु देना, उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए सुसाइड हमारा है। सुसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग वन सेल्फ, यानी आत्महत्या करना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी हमारा यूथनेसिया। यूथनेसिया मतलब होता है मर्सी किलिंग, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मर्सी किलिंग मतलब होता है मृत्यु दया देना किसी को, तो इसको बोलते हैं यूथनेसिया। पर इमोलेशन, इमोलेशन मतलब क्या होता है, इमोलेशन मतलब होता है सेक्रीफाइस बाय बर्निंग, यानी बलिदान या आत्मदाह देना, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी हमारा है एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन मतलब होता है डेथ बाय सफोकेशन, जो दम घुटने की मृत्यु होती है उसको हम बोलते हैं एस्फिक्सिएशन, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी दयापूर्वक मृत्यु देना क्या कहता है, मृत्यु दया, यानी कि यूथनेसिया, यानी कि मर्सी किलिंग।
तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक रूट वर्ड मिला क्या, ईयू। ईयू मतलब क्या होता है, गुड यानी गॉड। ईयू मतलब क्या होता है, गॉड। और उसके बाद हमको मिला थानतोस। थानेशिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थानतोस है, THANATOS, ध्यान दीजिएगा, THANATOS। थानतोस मतलब होता है डेथ। तो ईयू, ईयू मतलब क्या हो गया, ईयू आपका ईयू, ईयू मतलब हो गया गॉड, और थानतोस मतलब क्या हो गया, डेथ है, यानी गुड डेथ, किसी को अच्छी मृत्यु देना उसको बोलते हैं यूथनेसिया, यानी मृत्यु दया देना, दिस इज कॉल्ड यूथनेसिया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 है कि एक्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स लाइक न्यू अगेन, यानी पुरानी चीजों को नया जैसे बनाना। पुरानी चीजों को नया जैसे बनाना उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है इनोवेटिव। तो इनोवेट 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 मतलब हो गया आपका ब्रिंग समथिंग न्यू, यानी कि नवाचार करना, ठीक है, इसको इनोवेटिव हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है रेनोवेट। रेनोवेट मतलब होता है मेक न्यू अगेन, यानी किसी चीज को फिर से नया कर देना, ठीक है, जो पुरानी चीज है उसको फिर से रेनोवेट। जैसे घर का आप क्या कराते हैं, अगर घर हमारा टूटा फूटा होता है तो उसको हम रेनोवेट कराते हैं, तो उसको बोलते हैं मेक न्यू अगेन, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा है मोटिवेट, यानी इंस्पायर करना, किसी को प्रेरित करना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और बी क्या है, एक्टिवेट। एक्टिवेट मतलब होता है मेक एक्टिव, यानी सक्रिय करना, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो रेनोवेट मतलब कि रीस्टोर समथिंग ओल्ड टू गुड कंडीशन, यानी पुरानी चीज को नया जैसे बनाना, दिस इज कॉल्ड रेनोवेट। अगला क्वेश्चन हमारा है 5, अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड, इन जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन चेक करते हैं। बैंक, बैंक मतलब होता है प्लेस ऑफ मनी, यानी जहाँ पे हम कैश को डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड बैंक। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मनी इज क्वाइंड की बात हो रही है। बी ऑप्शन है मिंट। तो क्वाइन फैक्ट्री, सिक्का निर्माण का जो स्थान है उसको मिंट बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा फर्म, बिजनेस या व्यापारिक संस्था बोलते हैं जिसको, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट मतलब होता है लॉ मेकिंग, यानी कानून बनाने की संस्था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मिंट मतलब अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं उसको हम मिंट बोलते हैं। सेंटेंस हम समझते हैं कि द इंडियन गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस क्वाइंस इन द मिंट, भारत सरकार क्या करती है, सिक्के मिंट में बनाती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी रूट वर्ड हमारा मिंट है, तो मिंट मतलब ही होता है मनी मेकिंग। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन विथ अ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट। इरेगुलर लाइट यानी जो तेज लेकिन थोड़ी देर या अनियमित रूप से चमकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हमारा है विम्पर। विम्पर मतलब होता है टू क्राई सॉफ्टली, यानी कि धीरे स्वर में रोना, इसको हम बोलते हैं विम्पर। जैसे बच्चा क्या करता है, धीरे स्वर में रोता है, तो उसको बोलते हैं विम्पर। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। बी हमारा है फ्लिकर। फ्लिकर मतलब होता है साइन ब्रीफली, यानी टिमटिमाना, यानी फ्लिकर करना, है ना, टिमटिमाना, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा है काउवर। काउवर मतलब होता है श्रिंक इन फियर, यानी डर के मारे झुकना, जिसको बोलते हैं हम काउवर, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है मटर। मटर मतलब होता है टू स्पीक अनक्लियरली, यानी बड़बड़ाना, उसको हम बोलते हैं मटर, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लिक ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड फ्लिकर। फ्लिक ऑफ लाइट, फ्लिक ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड फ्लिकर, याद रखिएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। सेंटेंस से समझते हैं कि द कैंडल फ्लिकर्ड इन द विंड, हवा में मोमबत्ती क्या होती है, टिमटिमाने लगी, हवा में मोमबत्ती टिमटिमाने लगी। तो मीनिंग क्या हो गया, फ्लिकर टू साइन अनस्टेडीली, यानी झिलमिलाना या टिमटिमाना, दिस इज कॉल्ड फ्लिकर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नोटिस ऑफ अ पर्सन डेथ है, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना देना, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब होता है रिटेन रिमाइंडर या नोट, जिसको हम ज्ञापन बोलते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को रिटेन रिमाइंडर नहीं दे रहे हैं। बी हमारा है ऑबिचुअरी।
ऑबिचुअरी यानी कि डेथ नोटिस यानी मृत्यु की सूचना देना, तो बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा रिमाइंडर है यानी समथिंग दैट रिमाइंड्स यानी याद दिलाने वाला, इसको ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी हमारा है रीजॉइंडर। रीजॉइंडर मतलब होता है समथिंग दैट रिमाइंड, सॉरी, रिजॉइंडर मतलब होता है रिप्लाई टू आंसर, किसी का री उत्तर देना, किसी का प्रति उत्तर देना, जिसको बोलते हैं रिजॉइंडर। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो अ नोटिस ऑफ ए पर्सन डेथ यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना देना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑबिचुअरी यानी कि मृत्यु सूचना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें क्या एक रूट वर्ड मिला ओबिट, OBIT। तो ऑबिट मतलब भी होता है डेथ। रूट वर्ड हमारा है ओबिट, ओबिट मतलब होता है डेथ, इससे बना हुआ है हमारा ऑबिचुअरी। सेंटेंस से समझते हैं कि हिज ऑबिचुअरी वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर, उनकी मृत्यु सूचना अखबार में प्रकाशित हुई। तो ऑबिचुअरी रिटेन नोटिस ऑफ डेथ, दिस इज कॉल्ड मृत्यु सूचना या श्रद्धांजलि लेख। 20 में आप अपने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप से, ऐसा जानवर जो समूह में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है हार्ड। हार्ड मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, है ना, चीजों को इकट्ठा करना, दिस इज कॉल्ड हार्ड। और फैस्टिडियस क्या होता है, फैस्टिडियस मतलब होता है बहुत चुस्त या नखरेबाज जो होता है, उसको फैस्टिडियस बोलते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, हार्ड भी गलत हो जाएगा। उसके बाद सी हमारा है गलेबल। गलेबल मतलब होता है कि भोला या आसानी से विश्वास करने वाला, कोई भोला भला व्यक्ति होता है तो आसानी से किसी बातों पर विश्वास कर लेता है, उसको हम बोलते हैं गलेबल। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। डी हमारा है ग्रिगेरियस। तो ग्रिगेरियस मतलब होता ही है जो समूह में रहना, जो समूह में रहना पसंद करता है, उसको हम ग्रिगेरियस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स यानी ऐसा जानवर जो समूह में या ग्रुप में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ग्रिगेरियस हैं, जो समूह में रहता है। अब यहाँ भी हमको रूट वर्ड मिला क्या, ग्रिग, GREG। तो ग्रिग मतलब ही होता है आपका ग्रुप, GREG, ग्रिग, ग्रिग मतलब होता है ग्रुप। तो ग्रिगेरियस मतलब होता है ग्रुप में रहने वाला। जैसे सेंटेंस हम लोग समझते हैं कि द एलिफेंट इज अ ग्रिगेरियस एनिमल, है ना, हाथी एक ऐसा जानवर है जो समूह में रहना पसंद करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रिगेरियस क्रिएचर्स, क्योंकि मनुष्य भी समाज में रहना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है राइट और कर्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर। धातु या कागज पर लिखना या उकेरना, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा स्केच। स्केच मतलब होता है रफ ड्राइंग यानी कि चित्र बनाना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी हमारा है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट मतलब होता है मार्क और छाप छोड़ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा है एफिक्स। एफिक्स मतलब होता है टू स्टिक और यानी कि चिपकाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब मतलब होता है राइट या उकेरना, है ना, कुछ लिखना या किसी का किसी चित्र पे या किसी कैनवास पे फोटो बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आपका इंस्क्राइब। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि राइट अ कर्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्क्राइब यानी कि उकेरना। तो इंस्क्राइब टू राइट और कर्व ऑन अ सरफेस, किसी पत्थर या धातु या कागज पर लिखना या उकेरना, उसको बोलते हैं हम इंस्क्राइब। जैसे द इंस्क्राइब्ड हिज नेम ऑन द ट्रॉफी, उन्होंने ट्रॉफी पे उसका नाम उकेरा, उसको बोलते हैं हम इंस्क्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अनेबल टू पे वंस डेब्ट, है ना, जो अपने कर्ज ना चुका सके, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है बैंकक्रप्ट यानी कि दिवालिया। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है हमारा इम्प्यूट। इम्प्यूट मतलब होता है एट्रीब्यूट ब्लेम यानी किसी पे आरोप लगाना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी हमारा इनडेप्ट है। इनडेप्ट मतलब होता है इनडेप्ट यानी कि किसी को ऋणी बना देना, इसको हम इनडेप्ट बोलते हैं। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट यानी कि टू कंपेल यानी कि किसी को बाध्य करना किसी चीज को करने के लिए, इसको हम ऑब्लिगेट बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
तो अनेबल टू पे वंस डेब्ट यानी कि जो अपनी कर्ज को चुका ना सके उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया। तो यहाँ पे हमें एक रूट वर्ड मिला है SOLV, सॉल्व। तो सॉल्व मतलब होता है पे, पे हो गया। और यहाँ पे इन लगा दिए तो इन मतलब क्या हो गया, नॉट। तो इन प्लस सॉल्व यानी कि नॉट एबल टू पे, तो इंसॉल्वेंट है ना, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी कि अनेबल टू पे डेब्ट, जो अपने कर्ज नहीं चुका सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हो गया। सेंटेंस हम समझते हैं जैसे कि आफ्टर द लॉस द कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि नुकसान के बाद कंपनी क्या हो गई, दिवालिया हो गई। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11, ट्रबल एन एनवाई कॉन्टिन्यूली, कॉन्टिन्यूली यानी कि लगातार किसी को परेशान या तंग करना। तो ऑप्शन ए कंप्लेन, कंप्लेन मतलब ही होता है, कंप्लेंट मतलब होता है शिकायत करना, टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है हैरस करना, हैरस मतलब होता है टू एनवाई कंटिन्यूसली, किसी को परेशान करना, उसको बोलते हैं हैरस। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी हमारा है पनिश, पनिश मतलब टू गिव पनिशमेंट यानी किसी को सजा देना, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्रेस, ऑप्रेस मतलब होता है टू ट्रीट क्रुएली यानी किसी को अत्याचार, किसी के ऊपर अत्याचार करना या दबाना या उसका उत्पीड़न करना, उसको हम बोलते हैं ऑप्रेस। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे उत्पीड़न किसी का नहीं कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस में अगर समझें तो द स्टूडेंट वाज हरास्ड बाय द सीनियर्स, तो हरास हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स। ध्यान दीजिएगा, सभी जो आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी आपके सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन 12 है कि अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, वह व्यक्ति जो मानव समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट मतलब होता है जो जानवरों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन करने वाला, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा है आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्वविद जो प्राचीन वस्तुओं या अवशेषों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर की बात हो रही है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारा सही हो जाएगा, आर्कियोलॉजिस्ट हमारा गलत है। डी हमारा है सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट मतलब होता है समाज का अध्ययन करने वाला, यानी कि व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार, उसकी व्यवस्था आदि का जो अध्ययन करता है उसको हम सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जो मनुष्य की उत्पत्ति, उसकी आदतें, परंपराएं और संस्कृति का अध्ययन करता है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जैसे द एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्पेंट ईयर्स स्टडिंग टू ट्राइबल कल्चर ऑफ अफ्रीका, यानी उस मानव शास्त्री ने अफ्रीका की जनजातीय संस्कृति का अध्ययन करने में वर्षों बिताए। अब यहाँ पे भी ट्रिक से हम याद करते हैं, हमें एक वर्ड मिल गया एंथ्रो, ANTHRO। तो एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है ह्यूमन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, ह्यूमन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर्स एनिमल, यानी कि ऐसा जानवर जो दूसरों जानवरों का शिकार करके जीवित रहता है। ऑप्शन ए एग्रेसर, एग्रेसर यानी कि अटैकर, आक्रमण करने वाला, तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। बी अटैकर, वन हु अटैक, हमला करने वाला, गलत। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर मतलब होता है वन हु एंड समथिंग यानी समाप्त करना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब होता है हंटिंग एनिमल यानी शिकारी जानवर, जिसको बोलते हैं हम प्रीडेटर, तो प्रीडेटर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेडेटर एन एनिमल दैट हंट्स अदर्स एनिमल्स, जो अन्य जीवों का शिकार करता है। सेंटेंस समझते हैं कि द लायन इज अ प्रीडेटर दैट हंट्स डेयर, यानी शेर एक शिकारी जानवर है जो हिरणों का शिकार करता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा प्रीडेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, यानी वह व्यक्ति जो दूसरों के लेखों का क्या करता है, नकल करता है, कॉपी करता है। ऑप्शन ए है प्लूरलिस्ट, प्लूरलिस्ट मतलब होता है पर्सन होल्डिंग मल्टीपल पोजीशंस, यानी अनेक पदों पर कार्य करने वाला, उसको बोलते हैं हम
प्लूरलिस्ट। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा, ई है, बी हमारा है इमिटेटर। इमिटेटर मतलब है वन हु, यानी कि नकल करने वाला है। तो इमिटेटर ये भी हमारा गलत हो जाएगा, नकल करने वाला है, लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा। सी हमारा है प्लेजियरिस्ट। प्लेजियरिस्ट मतलब होता है लिटरेरी, चोरी से नकल करने वाला जो लेखक होता है उसको बोलते हैं हम प्लेजियरिस्ट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉपी कैट, कॉपी कैट मतलब होता है एक इनफॉर्मल वर्ड है, मतलब इसका होता है नकलची, को बोलते हैं कॉपी कैट। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेजरिस्ट अ पर्सन हु स्टील्स अदर्स राइटिंग्स, दूसरों की रचना की नकल करने वाला। जैसे द राइटर वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ प्लेजरिस्ट, उस लेखक पर नकलची होने का आरोप लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि थिंग दैट कैन बी फील्ड और टच्ड, ऐसी चीज जिसे हम टच कर सके, छू सके और महसूस कर सके। तो ऑप्शन ए हमारा है पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब होता है महामारी, यानी बड़ी संख्या में फैलने वाली जो बीमारी होती है उसकी महामारी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी है हेल्पेबल। हेल्पेबल मतलब होता है जिसे मदद किया जा सके, तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सी है पॉल्ट्री। पॉल्ट्री मतलब होता है तुच्छ, क्यों, कोई चीज अगर तुच्छ होता है, नगण्य होता है, उसको हम पॉल्ट्री बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब होता है जिसे छुआ या महसूस से किया जा सके, जिसे हम फेल्ड कर पाए, टच कर पाए। टेंजिबल जैसे होता है टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, जैसे आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, टेंजिबल हो गया। और एक और आता है वर्ड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसे हम छू ना सके, जैसे आपका गुडविल हो गया, जैसे ख्याति जिसका होता है वो इंटेंजिबल होता है, और यहाँ पे टेंजिबल है। तो टेंजिबल मतलब होता है जिसे छुआ या महसूस किया जा सके। तो टेंजिबल समथिंग दैट कैन बी टच्ड और फिजिकली फील्ड, वह वस्तु जिसे हाथ लगाकर महसूस किया जा सके। जैसे द डेस्क इज अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट, मेज क्या है, एक ऐसी वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 है कि द एक्ट ऑफ सिटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार के बंधन या गुलामी से मुक्ति दिलाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो बी हमारा है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है किसी को फ्रीडम करना, किसी को मुक्ति देना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी इरेडिकेशन। इरेडिकेशन रिमूवल ऑफ डिजीज, किसी को समाप्ति करना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बी सी हमारा है इंडैमिनिटी। इंडैमिनिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, यानी क्षतिपूर्ति को हम इंडैमिनिटी बोलते हैं। किसी क्षति की हम पूर्ति करते हैं उसको हम इंडैमिनिटी बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी कि लिविंग वंस कंट्री, यानी कि देश को जो छोड़ना होता है उसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन एक्ट ऑफ फ्रीइंग समवन, यानी किसी को मुक्ति या दासता से आजादी देना, जिसे कॉल्ड इमेंसिपेशन। जैसे द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्म, दासों की मुक्ति क्या थी, एक महान सामाजिक सुधार थी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है अ डिजीज दैट अफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन एन एरिया। ऑप्शन ए है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब होता है डिजीज लोकल टू रीजन, यानी किसी विशेष क्षेत्र में जो अस्थायी रोग होता है उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी हमारा है एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी कि वाइड स्प्रेड डिजीज, यानी कि जो महामारी होती है उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। तो यहाँ भी हमें क्वेश्चन में दिया है कि अफेक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इन एरिया, दिस इज कॉल्ड एपिडेमिक, यानी कि महामारी। ऑप्शन सी एपिडर्मिक। एपिडर्मिक यानी कि रिलेटेड टू स्किन, यानी कि त्वचा संबंधी होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब होता है ऊष्मा शोषी, ठीक है। तो एपिडेमिक मतलब होता है, क्या होता है कि डिजीज स्प्रेडिंग रैपिडली, इसको बोलते हैं महामारी। जैसे द सिटी वाज हिट बाय अ कोलेरा एपिडेमिक, यानी कि शहर में हैजे की महामारी फैल गई। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि वन हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वह व्यक्ति जिसकी आयु 80 साल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, 80 वर्ष हो उसको क्या बोलते हैं। तो ए हमारा क्या है, सेप्ट्यूजेनेरियन। सेप्ट्यूजेनेरियन मतलब होता है 70 ईयर्स का, जो 70 साल का ओल्ड होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टेजेनेरियन। जो 70 ईयर्स का ओल्ड होता है उसको बोलते हैं सेप्टेजेनेरियन। ऑप्शन बी है सेक्टाजेनेरियन। तो सेक्टाजेनेरियन यानी कि 60 ईयर्स ओल्ड, यानी 16 ईयर्स ओल्ड, 60 वर्ष का, इसको सेक्टाजेनेरियन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 80 ईयर्स का हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है नॉनोजेनेरियन। नॉनोजेनेरियन मतलब होता है 90 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 90 वर्ष का, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा है ऑक्टोजेनेरियन। ऑक्टोजेनेरियन मतलब होता है 80 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 80 वर्ष का, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्टो, ऑक्टो मतलब क्या होता है, ऑक्टो मतलब होता है 8, ऑक्टो मतलब होता है 8, और जेनेरियन मतलब क्या, जनरेशन कह सकते हैं। तो ऑक्टो जेनेरियन मतलब होता है 80 ईयर्स, यानी कि 80 साल, यानी कि 80 ईयर्स ऑफ ओल्ड पर्सन, जिसको बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन। जैसे माय ग्रैंडफादर इज एन ऑक्टोजेनेरियन एंड स्टिल वेरी एक्टिव। मेरे दादा 80 वर्ष के हैं और आज भी क्या है, बहुत सक्रिय हैं, तो ऑक्टोजेनेरियन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अ सैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान में छायादार और उपजाऊ स्थान को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है ओएसिस। ओएसिस मतलब होता है फर्टाइल डेजर्ट स्पॉट, जिसको बोलते हैं नखलिस्तान, जहाँ पे फर्टाइल डेजर्ट हो, जिसको ओएसिस। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी है मोटेल। रोड साइड जो होटल होता है, सड़क किनारे जो होटल होता है उसको मोटेल बोलते हैं। सी हमारा है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब होता है गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज, यानी कि जो फलदार बगीचा होता है उसको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा, सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है गार्डन। गार्डन मतलब होता है जनरल गार्डन, यानी कि बगीचा है जिसको हम बोलते हैं गार्डन, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ओसिस, ओसिस मतलब होता है कि ग्रीन एरिया विथ अ वाटर इन डेजर्ट, रेगिस्तान में जो हरा भरा स्थान होता है उसको ओएसिस बोलते हैं। जैसे ट्रेवलर्स रेस्टेड एट द ओएसिस आफ्टर लॉन्ग जर्नी, यात्रियों ने लंबी यात्रा के बाद नखलिस्तान में विश्राम किया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वह स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं। तो ऑप्शन ए है एपियरी। एपियरी यानी कि बीज प्लेस यानी कि मधुमक्खी पालन का जो स्थान होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी है नर्सरी। नर्सरी फॉर प्लांट्स, यानी कि जो पौधशाला नर्सरी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एवियरी टू फॉर बर्ड्स, यानी कि पक्षीशाला, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डी है केनल। केनल मतलब होता है फॉर डॉग्स, यानी कुत्तों का जो घर होता है उसको हम केनल बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपियरी। इसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम एपियरी। सेंटेंस समझते हैं कि द फार्मर्स बिल्ट इन एपियरी टू प्रोड्यूस हनी, किसान ने शहद उत्पादन के लिए एक मधुमक्खी पालन बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर लर्नर्स, उम्मीद है आपको आज का ग्रामर लेसन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।